हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्लैक मिरर हॉरर। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। काफ़ी दिनों से मुझे जिन्नात की कहानी की रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना एक कहानी आप सभी के लिए उस टॉपिक पे लाई जाए। तो मैं आज फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने जिन्नात की एक बहुत ही मनोरंजक और इंटरेस्टिंग कहानी लेकर, और उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आएगी। कहानी पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, और साथ ही बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। इससे आपको मेरे लेटेस्ट वीडियोस की अपलोड्स की नोटिफिकेशंस मिलती रहेगी और आप उन कहानियों को सुन सकेंगे। और इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि बाकी लोगों तक भी मेरी ये कहानियाँ पहुँच सके और वो भी इसे सुन सके। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब शुरू करते हैं हमारी आज की कहानी। घर के तमाम लोग एयर कंडीशन रूम में आराम कर रहे थे। बाहर सख्त गर्म हवा चल रही थी। उसने खिड़की बंद की क्योंकि बाहर बहुत शदीद लू चल रही थी। उसने कहा, हाय अल्लाह, कितनी सरगर्मी चल रही है। उसके बाद वो बिस्तर पर ढेर होकर गिर गई। दीवार की घड़ी में 2 बज रहे थे। 4 बजे रसोई खाने की तरफ जाना था। शाम को सभी घर वालों को चाय 5 बजे देनी होती थी। अभी आराम करने के लिए उसके पास 2 घंटे का समय था। ये वक्त भी उसे गर्मी की वजह से मिल गया था, वरना अगर दूसरे लोग बाहर होते तो उसे किसी काम में उलझा देते। उस वक्त भी कोई काम उसके सुपुर्द किया जा सकता था। कुछ नहीं तो चाची जान के पाँव दबाने ही होते थे। अगर वो चाची जान के पैर दबाने को कहा जाता तो कम से कम उसे एयर कंडीशन की ठंडी हवा तो नसीब हो सकती थी। पर यह बात किसी और को गवारा नहीं थी। उसने गहरी सांस ली। अचानक उसकी नज़र आईने पर जा पड़ी। खुद को आईने में देखकर बेबसी से मुस्कुरा दी। अभी तक उसके गालों पर सुर्खी छाई हुई थी। तकरीबन ये गर्मी की वजह से हुआ था। दिन रात की घुटन, लोगों के ताने उसकी ज़िंदगी बन चुके थे। लेकिन उसके हुस्न की जवानी थी जो फूट पड़ी थी। खुदा ने उसके तमाम मरोमा की कमी उसे ये तमाम हुस्न देकर पूरा कर दी थी। उसका ये हुस्न उसे लोगों के तानों का शिकार बना देता था। मुकद्दस का अपना बस चलता तो वो अपनी शक्ल बिगाड़ लेती। उसने तो साबुन से मुंह धोना भी छोड़ दिया था। वो इतनी हुस्न जमील थी कि जो भी उसे देखता बस देखता ही रह जाता। न जाने कब तक खुद को वो आईने में देखकर खुश होती रही। फिर उसने एक ठंडी सांस ली और आईने के सामने से हट गई और वह बिस्तर पर गिर गई। 12 साल की उम्र थी जब उसके माँ और बाप एक कार एक्सीडेंट में मारे गए। वो उस वक्त स्कूल में थी और जैसे ही उसे यह खबर मिली वो बेहोश हो गई। पूरे 4 दिन बाद उसे होश आया। उसकी दादी अम्मा उसे बेटे की निशानी समझकर दिल से लगाकर अपने साथ ले आई। परंतु उसकी दादी अम्मा चाचा चाची के पास रहती थी। उसकी चाची उसे अज़ाक की निशानी समझती थी और इस वक्त तो वो मुस्तकबिल अजान बन चुकी थी। बहरहाल दादी के सामने चाची जान की ना चल सकी। लेकिन दादी के गुजर जाने के बाद उसके लिए मुसीबतों के पहाड़ टूटने लगे। उसकी चाची जान को खुला मौका मिल चुका था उसे तंग करने का, उसे परेशान करने का। उसकी दादी के अलावा उसके घर का हर शख्स उससे नफ़रत करता था। चाचा जान तो चाची जान के गुलाम थे। चाचा जान को कभी भाई की निशानी के तौर पर कभी उस पर रहम आ जाता तो वे चाची जान के कहर से डर जाते थे। चाची जान की बहन शाजी भी उनके साथ ही रहती थी। वो बेवा और बे औलाद थी, लेकिन खुदा ने दोनों मर्तबा भी उनकी फितरत को उनके सामने बनाकर ही रखा था। वो बहुत ही जल्लाद और खासा जलन रखने वाली खातून थी। ख़ास तौर पर मुकद्दस उनसे बहुत परेशान थी। चाची जान से ज़्यादा चाची जान की ये बहन मुकद्दस को बहुत अधिक परेशान करती थी। उसके चाचा की लड़की आयशा और वतूल तो बचपन में मुकद्दस के साथ ही खेला करती थी, लेकिन जब जवानी आई मुकद्दस के मुकाबले में उनका हुस्न कुछ भी नहीं था, क्योंकि मुकद्दस बहुत ही खूबसूरत और बला की हुस्न जमील थी। दोनों बहनें उससे बहुत बुरी तरह से ईर्ष्या करने लगी। उनके दिलों में भी उसके लिए जलन पैदा हो चुकी थी। वे दोनों कीमती लिबास पहनकर भी
महंगा मेकअप लगा कर भी मुकद्दस की सुंदरता के आसपास भी नहीं पहुंच सकती थी। वो इतनी खूबसूरत थी कि कोई भी उसे देखकर गिर पड़े। जब किसी शादी विवाह में वो तीनों बहनें एक साथ जाती थी तो सभी की नज़रें मुकद्दस पर ही पड़ती थी। सब लोग उसे देखते ही रहते थे और घर वालों को इस बात का अच्छे से अंदेशा हो चुका था कि मुकद्दस की वजह से ही इन दोनों पर किसी की नज़र नहीं पड़ती। इसीलिए घर वालों ने उसका घर से निकलना ही बंद कर दिया था। बहरहाल वो कौन सी हिकारत थी जो मुकद्दस के नसीब में नहीं थी। मुकद्दस बेचारी सभी अत्याचारों को खामोशी से झेल रही थी। उसकी ज़िंदगी में कोई बहार नहीं थी। उसे मालूम नहीं था कि उसका मुस्तकबिल क्या होगा। बिस्तर पर लेटी वो न जाने कब तक इन्हीं ख्यालों में खोई रही। उसकी नज़र दीवार घड़ी पर गई। घड़ी में 3 बजे थे। वो अपने ख्यालों से बाहर आई। उसने सोचा अभी तो 1 घंटा बाकी है, अगर कोशिश करे तो शायद उसे नींद आ जाए। परंतु यदि उसे नींद लग जाती और वो समय पर न जागती तो उसके लिए क़यामत हो जाती। यदि उसे उठने में ज़रा सी भी देर हो जाती तो उसके चचा के घर वाले चीख चीख कर सारा आसमान सिर पर उठा लेते। मुकद्दस का इस दुनिया में कोई नहीं था। वो अपने चचा चाची के परिवार के साथ ही रहती थी। उससे वो लोग नौकर से भी बदतर सलूक करते थे और वह हमेशा उसे परेशान करने की कोशिश करते थे। बहरहाल कमरे में अकेले बैठे बैठे मुकद्दस का दिल घबराने लगा था। बाहर भी सख्त गर्मी थी, वरना वो बाहर चली जाती। अत्याचारों से तंग आकर मुकद्दस सोचती कि काश मैं थोड़े दिनों के लिए बीमार हो जाऊं। शायद मुझे इस काम से छुटकारा मिल जाए। कभी कभी वो परेशान होकर ये भी सोचती कि काश मुझे मौत आ जाए। कौन सा मेरी ऐसी कीमती ज़िंदगी है जो किसी को तकलीफ़ होगी। उसकी ये सोच उस पर इस कदर हावी हुई कि वो कमरे के बाहर भागी, दरवाज़ा खोला और बाहर निकल गई। बहरहाल बाहर कदम रखते ही उसे गर्मी की हकीकत मालूम हुई, लेकिन उसे कमरे में भी नहीं जाया जा रहा था। वो गर्मी की परवाह किए बगैर आगे बढ़ती रही और घर के मेन दरवाजे पर आ गई। मेन गेट के बाहर तो धूप मानो आग बरसा रही थी। जैसे ही बाहर आई तो बाग की घास भी उसे गर्म लग रही थी। उसके घर के बाहर एक बगीचा था जिसमें एक बरगद का पेड़ था। बरगद का पेड़ लहरा रहा था और उसकी छांव दूर से ही आराम दे रही थी। उस बाग में पेड़ के नीचे माली की पुरानी चारपाई बिछी हुई थी। बेचारा माली भी अपने क्वार्टर में गया हुआ था। तमाम मुलाजिमों के क्वार्टर के दरवाज़ों पर बंद थे। गर्मी की वजह से सभी अपने अपने घरों में कैद थे। कुछ मुलाजिम ड्यूटी पर गए हुए थे और कुछ लोग अपने अपने घरों में आराम कर रहे थे। मुकद्दस तेज़ कदमों से बरगद की तरफ बढ़ गई। वो बहुत खुशगवार नज़र आ रही थी। बरगद ने तमाम धूप को अपने अंदर जब्त कर लिया था और नीचे अपनी छाया और हवा बिखेर दी थी। मुकद्दस ने सोचा, कितना रहमदिल है ये दरख्त, गर्म धूप झेलता है और लोगों को ठंडी छांव देता है। उसने जब ये सोचा तो उसके दिल से ठंडी आह निकली। वो माली की चारपाई पर पैर लटकाकर बैठ गई। दरख्त के पत्ते हिल हिल कर एक दिलकश नगमा बिखेर रहे थे। वो उसमें खो गई। वो थोड़ी देर के लिए अपने तमाम गम भूल चुकी थी। यहाँ पर कोई नहीं था। उसने सोचा वो यहाँ अकेली थी, पर नहीं, ये बरगद उसका दोस्त था। वो उसे गीत सुना रहा था और वो उसकी छाँव में बैठकर संगीत का लुत्फ़ उठा रही थी। उसकी नज़र अचानक एक चमकदार पत्ते पर जम गई। उसके दिमाग में तरह तरह के ख्याल चलने लगे और अचानक उसे किसी के कदमों की आहट महसूस हुई। वो चौंक गई। उसने जैसे ही मुड़कर देखा, उसे लगा एक साया उसके सिर के ऊपर से गुजरा हो, लेकिन उसके पीछे कोई नहीं था। उसने दाएं बाएं देखा। कदमों की आहट कैसी थी? उसने सोचा, शायद कोई गिलहरी सूखे पत्तों से गुजर कर गई होगी, जिसकी वजह से मुझे ऐसा एहसास हुआ। उसने सोचा। उसके बाद वो सुकून से उस दरख्त के नीचे बैठ गई। जाहिर है कि इस गर्म दोपहर में हवा जैसे दीवाने तो बन नहीं सकते जो इस दरख्त या झाड़ी के नीचे बैठ जाएं। मुकद्दस सोचने लगी कि कदमों की आहट का तो समझ में नहीं आ रहा है कि कोई गिलहरी या जानवर सूखे पत्तों पर से निकला होगा, लेकिन वो साया, अरे मैं भी क्या सोचने लगी, हो सकता है वो शायद मेरा अपना ही साया हो जो मुझे मुड़ने से ऐसा लगा होगा।
उसने अपने जहन से ये बात निकाल दी और फिर वो चमकदार पत्ते को तलाश करने लगी जिसे वो पहले देख रही थी। इस बार वो बेख्याल ना हो सकी। उसने सोचा, वह चमत्कार चीज़ क्या है? ये बरगद का पत्ता है या कोई और चीज़ है? लेकिन उसके बारे में अब तक उसने कुछ सोचा नहीं था। एक चमकदार चीज़ थी जो उसकी आंखों को बहुत लुभा रही थी। वो चारपाई से उठी, परंतु वो जैसे ही चारपाई से उठी वो चमकदार चीज़ गायब हो गई। उसके बाद वो पीछे मुड़ी। उसने देखा बरगद की जड़ में वो चमकदार चीज़ फिर उसे दिख रही है। वो उस चमकदार चीज़ के नज़दीक गई और उसने उस चमकदार चीज़ को उठाया। वो एक पत्थर का टुकड़ा था जो दूधिया रंग का था और वो बहुत चमकदार और दिलकश था। उसे बहुत अच्छी तरह से तराशा गया था। उस पर जो मिट्टी लगी हुई थी, मुकद्दस ने उसको साफ किया और वो सोचने लगी, कितना खूबसूरत पत्थर है, लेकिन यहाँ पर कैसे आ गया? और इतना खूबसूरत पत्थर इस बरगद की जड़ में? उसे कुछ समझ में नहीं आया। इतना खूबसूरत पत्थर यहाँ कैसे आ गया? क्योंकि पत्थर देखने में खूबसूरती के साथ साथ कीमती भी लग रहा था। देखने में तो ऐसा लग रहा था जैसे किसी चीज़ से उसे निकाला गया हो। वो सोचने लगी, लेकिन ये नीचे आया तो आया कैसे? कहीं से भी वो पत्थर नहीं लग रहा था। उसे देखकर वो काफ़ी पुराने ज़माने का मालूम होता था। वो खूबसूरत पत्थर उसे इतना पसंद आया कि वो पत्थर उसने अपने पास रख लिया। उसने सोचा, अगर ये किसी और का होगा तो वो उसे वापस कर देगी। इसी ख्याल के साथ उसने उसे मुट्ठी में दबाया और वापस बरगद के नीचे चारपाई पर आकर बैठ गई। चारपाई पर बैठने के बाद भी वो काफ़ी देर तक पत्थर को देखती रही, क्योंकि उसकी नज़रें उस पत्थर पर से हट नहीं रही थी। इतना खूबसूरत पत्थर उसने पहली बार देखा था। वो दिल ही दिल में सोचने लगी कि क्या पता ये पत्थर प्लास्टिक का हो। पर वो अपने सिर पर हाथ रखकर सोचने लगी कि अगर ये पत्थर प्लास्टिक का होता तो इतना भारी नहीं होता। उसके बाद उसने सोचा, कुछ भी हो, अब ये पत्थर मेरा अपना है। जैसे ही उसने वो अपने पास रखा, उसे अपने कानों में एक मर्दाना आवाज़ सुनाई दी, जैसे कोई उसके कानों के पास आकर कह रहा हो, शुक्रिया। अचानक वो आवाज़ सुनकर वो उछल पड़ी, क्योंकि इस बार उसके कानों में कोई धोखा नहीं हुआ था। ये किसी अजनबी की आवाज़ थी जो उसे अचानक सुनाई दी थी। कोई उसे कह रहा था, शुक्रिया। वो अचानक बदहवास सी खड़ी हो गई और बोली कि कौन है? अचानक उसे वो साया याद आ गया जो अचानक उसके पीछे मुड़ने पर उसके नज़दीक से गुजरा था। बौखलाई हुई नज़रों से उसने चारों तरफ मुड़कर देखा, लेकिन यहाँ तो गर्मी और लू के सिवा कुछ भी मौजूद नहीं था। उसने सोचा कि मुमकिन है कोई ऊपर दरख्त पर छुपा हो और उसे परेशान कर रहा हो, लेकिन पेड़ के पत्ते भी एकदम शांत थे। अचानक उसे एक खौफ महसूस हुआ। वो पत्थर अभी तक उसकी मुट्ठी में ही था। वो तेज़ कदमों से अपने घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी और अपने कमरे में आ गई। वो तेज़ कदमों से सीधा अपने घर के दरवाजे की तरफ चल पड़ी और फिर दोबारा अपने कमरे में आ गई। उसे पूरा यकीन था कि उसे किसी की आवाज़ सुनाई दी थी। वो काफ़ी देर तक उस आवाज़ के बारे में सोचती रही। फिर उसकी निगाह घड़ी पर पड़ी। 4 बजने में 10 मिनट बाकी थे। वो सब कुछ भूलकर बावर्ची खाने में जाने के लिए तैयार होने लगी। उसकी मुट्ठी में दबा हुआ खूबसूरत पत्थर अभी भी था। उसने उसे सहन के साइड ड्रॉअर में रख दिया और उसके बाद वॉशरूम चली गई। बाथरूम में जाकर उसने ठंडे पानी से मुंह धोया। उसने काफ़ी देर तक अपने चेहरे और आंखों पर ठंडे पानी से बार बार छींटे मारती रही और फिर तरोताज़ा होकर कमरे में आ गई। तब तक 4 बज चुके थे। वो सीधा किचन में चली गई। उसे किचन में भी दोपहर वाला वाक़या ध्यान आ रहा था। 4 बजे के बाद ही उसकी जिम्मेदारी शुरू होती थी। उसने जहन में सारे घरवालों की फरमाइशों की लिस्ट को टटोला जो उसे शाम की चाय पर सारे घरवालों के लिए बनानी थी। उसने सब कुछ तैयार किया और सारे इंतज़ाम को ट्रॉली में रखकर तैयार कर लिया। चाय लेकर वो कमरे में पहुंच गई। बाहर का मौसम तो अभी तक गर्म था, इसलिए वहाँ पर चाय पीने का सवाल ही पैदा नहीं होता था। यूं ही गर्मी में तो 5 बजे दोपहरी होती है। वो उस रूम में गई जहाँ पर बर्फ़ की तरह ठंडे कमरे में सब लोग बैठकर हंसी मजाक कर रहे थे। जैसे ही मुकद्दस अंदर दाखिल हुई, सभी की हंसी बंद हो गई। सभी खामोश होकर उसी को देख रहे थे, जैसे उसका आना उन्हें बहुत ही नागवार गुजरा हो, जैसे उसके आने से उन्हें बहुत तकलीफ़ हुई हो।
गर्मी से मुकद्दस के गाल सुर्ख लाल हो रहे थे। उसने तुरंत टेबल पर चाय रख दी और चाय के कप रखकर उसमें उड़ेलने लगी। तभी खाला ने कहा, कमाल है, इतनी गर्मी में भी तुम मेकअप करना नहीं भूलती। वैसे खाला ने उसके गुलाबी गालों की वजह से उसे ताना मारा था। मुकद्दस ने अपनी पूरी ज़िंदगी में कभी मेकअप नहीं किया था, क्योंकि उसका रंग ही ऐसा खूबसूरत था कि उसे मेकअप की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर उसके बाद ही खाला ने कहा, अजीब बात है, तुम लोग सोने के निवाले भी खा लो तब भी ऐसा रंग नहीं निकाल सकती। खुदा भी बेबाक मजाक करता है। खाला ने अपनी बहन की बेटियों की तरफ इशारा करते हुए कहा। मुकद्दस तब तक बाहर निकल आई थी। अभी उसे बहुत से काम थे। सूरज तो अभी भी कहर बरसा रहा था, लेकिन मुकद्दस गर्मी को भूलकर काम में लग गई। शाम हुई और फिर रात तक मुकद्दस सब कुछ भूल गई। बरगद की जड़ से मिलने वाला वो पत्थर, शुक्रिया के अल्फाज, वो अजीब साया, सब कुछ भूल गई। 11 बजे पूरे घरवालों के ख्वाबगाह में जाने के बाद उसे फुर्सत मिली तो फ्री होकर अपने कमरे की तरफ चल दी। कमरे में पहुंचकर उसने गहरी सांस ली। दिन भर की तपिश के बाद अब कमरा बिल्कुल ठंडा हो चुका था। वो खामोश होकर मसहरी पर बैठ गई। आईना उसके ठीक सामने था। वो आईने में देखकर सोचने लगी, मैं इन सब लोगों से अच्छी और खूबसूरत लगती हूँ। शायद यही वजह है कि ये सब मुझसे इस कदर जलते हैं। मेरा साधारण सा लिबास भी इन लोगों के कीमती लिबासों से काफ़ी खूबसूरत लगता था। न जाने क्यों आज मुकद्दस का खुद की तारीफ़ करने का दिल चाह रहा था। उसका दिल मान ही नहीं रहा था। उसका मन कर रहा था कि वो आज खूब सजे सवरे। ऐसा सोचकर उसने अपनी अलमारी खोली और एक खूबसूरत जोड़ा निकाला और गुसल खाने में जाकर उसे पहनने लगी। लाल रंग के सुर्ख जोड़े ने उसे जहरअंदाज बना दिया था। उसने बाहर निकलकर आईने में अपनी शक्ल देखी तो खुद ही शर्मा गई। मन ही मन सोचने लगी, काश इस वक्त कोई उसे देखने वाला होता और वो ईमानदारी से उसकी तारीफ़ कर सकता। वो ऐसा सोच ही रही थी कि तभी उसके कानों में एक आवाज़ आई, चश्मे बदूर। मुकद्दस अचानक डर गई और उसने घबराए हुए अंदाज में दरवाजे की तरफ देखा, लेकिन दरवाज़ा तो बंद था। फिर उसने मसहरी और कमरे के दूसरे कोनों में देखा, लेकिन वहाँ पर दूर दूर तक कोई नहीं था। अचानक मुकद्दस सोचने लगी, हाय अल्लाह, मेरे कान क्यों बजने लगे। दिन में पहले शुक्रिया की आवाज़ उसे बरगद के नज़दीक सुनाई दी थी, जिसे उसने नज़रअंदाज कर दिया था, और अब अचानक ही ये आवाज़। उसने अपने दिल को तसल्ली दी और आईने के सामने से हट गई। रात तो अपनी ही थी। अब उसे किसी के बुलाने की चिंता नहीं थी। उसे कोई बुलाने वाला नहीं था काम के लिए, क्योंकि घर के सभी लोग सो चुके थे। उसी तरह वो अपने बिस्तर पर लेटी। अभी वो बस लेटी ही थी कि अचानक उसे खूबसूरत पत्थर का ख्याल आया। उसने ड्रॉवर खोला और उस पत्थर को अपने हाथ में ले लिया। कितना खूबसूरत पत्थर है, उसने मन ही मन सोचा। उस पत्थर को चमकाने के लिए उसने उसे अपने लिबास से रगड़ा। रगड़ खाते ही वो पत्थर चमक उठा तो अचानक कमरे की खिड़की पर 3-4 परिंदे आ बैठे थे। जब उसने गौर से देखा तो वो चमगादड़ थे। उनमें से 3 चमगादड़ नीचे आए और वो लंबे हो गए। मुकद्दस की आंखें फटी की फटी रह गई। वो उनको एक इंसानी रूप अख्तियार करते देख रही थी, जिसे देखकर डर के कारण उसके मुंह से चीख तक नहीं निकल पा रही थी। उसके जिस्म के रोंगटे खड़े हुए थे। वो तीनों बोले, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है हमसे। हम तो तुम्हारे ग़ुलाम हैं, हम तुम्हारे खैर ख्वाह हैं। तुम्हें हमसे डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। हम तुम्हें कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। हमारी शक्ल से खौफ मत खाओ। काश हम भी तुम्हारी तरह खूबसूरत होते तो तुम हमसे इस तरह खौफ नहीं खाती। ख्वाब है, मुकद्दस ने ऐसा सोचा और अपनी आंखें मलने लगी, पर वो ख्वाब नहीं था, हकीकत थी। 3 इंसानी शक्लें उसके सामने थी। उसने पूछा, तुम कौन हो? हम तुम्हारे खादिम हैं। बताइए हमें क्या करना है, हम तुम्हारे लिए हर काम कर सकते हैं। मुकद्दस ने कहा, मगर तुम मेरे ग़ुलाम कैसे बन गए? वे बोले, हमें ये बताने की इजाज़त नहीं है। समय आने पर आपको सब कुछ मालूम हो जाएगा। अब बहुत जल्द तुम्हारे बुरे दिन ख़त्म हो जाएंगे। तुम पर किसी की हिकारत भरी नज़र नहीं पड़ सकेगी। हम तीनों को आपकी खिदमत पर लगा दिया गया है। मुकद्दस अचानक सोच में डूब गई और वे तीनों उसके सामने सिर झुकाए खड़े थे।
तो उन्होंने कहा, यदि कोई काम नहीं है तो हमें इजाज़त दीजिए, क्या हम तीनों जा सकते हैं? मुकद्दस घबरा कर कहने लगी, हाँ हाँ, खुदा के लिए यहाँ से जाओ। उन तीनों ने कहा, ठीक है, आप हमसे खौफ खाती रहो तो आपको तकलीफ़ होगी। आप दिल से हमारा ये खौफ निकाल दें, हम आपको कोई नुकसान नहीं पहुँचाएंगे और हमारे जाने के बाद आपको नींद नहीं आएगी। यकीनन आप हमारे बारे में सोचती रहेंगी, इसीलिए आप ये शरबत पी लीजिए, आपको उससे सुकून भरी नींद आएगी। उन तीनों में से एक ने अपना हाथ बढ़ाया और न जाने कहाँ से उसके हाथ में एक प्याला आ गया। उसने उस प्याले को उसके हाथ पर रख दिया। उस प्याले में दूध सा गाढ़ा गुलाबी रंग का शरबत था, जिसमें से बहुत दिलकश खुशबू आ रही थी। न जाने क्या था, लेकिन वो तीनों उसके करीब खड़े हुए थे। उन तीनों को देखकर उसने उस प्याले को अपने मुंह से लगा लिया और उसे तभी हटाया जब वो ख़त्म हो चुका था। उसने ऐसा शरबत न कभी पिया था और न ही कभी महसूस किया था। शरबत की तासीर थी या जादू, ये तो नहीं पता, लेकिन उसे बहुत हल्का महसूस हो रहा था। फिर अचानक आंखों में नींद भर आई और वह अपने बिस्तर पर गई और गहरी नींद में सो गई। सुबह उसकी आंख खुली तो दूध का एक डिब्बा ठीक सामने दीवार पर मौजूद था। ये यहाँ 8 बजे होता था। उसने हड़बड़ाई हालत में घड़ी की तरफ देखा, क्योंकि ठीक 8 बजे सारे घर वाले नाश्ते के लिए टेबल पर मौजूद होते थे और सबको 8 बजे नाश्ता देना होता था। ये मुकद्दस की ही जिम्मेदारी थी और अब सिर्फ 15 मिनट बचे हैं। उसके हाथ पांव फूलने लगे। आज मौत आ जाएगी। 8 बजे नाश्ता न मिला तो सब उसको खा जाते। सारे घर वाले अपनी भड़ास उस पर निकाल देते। बिजली की तरह वो बिस्तर से उठी। अभी भी उसने वही कपड़े पहने थे जो उसने रात को अपने आप को देखने के लिए पहने थे। वो कपड़े बदलने लगी तो 2-3 मिनट ज़ाया हो जाएंगे। मुकद्दस जानती थी, अगर किसी ने उसे इन कपड़ों में देख लिया तो उसकी शामत आ जाएगी। वो जल्दी जल्दी कपड़े बदलने लगी, उल्टी सीधे पानी के छींटे मुँह पर मारे और जल्दी जल्दी बावर्ची खाने की तरफ चोरों की तरह घुसने लगी। उसे खाला के तानों से डर लग रहा था, मगर जैसे ही वो दरवाजे के अंदर दाखिल हुई तो उसके कदम रुक गए, क्योंकि उसने देखा कि न जाने नाश्ता किसने तैयार किया था। तमाम नाश्ता तैयार था। चाय का पानी केतली में उबल रहा था। हर चीज़ अपनी जगह पर मौजूद थी। मुकद्दस सोचने लगी, या खुदा, क्या घर वालों ने मुझे सोता देखकर खुद नाश्ता तैयार कर लिया? ये कैसे हो सकता है? उसने सोचा कि ये तो और मुसीबत हो गई, क्योंकि घर वाले नाश्ता बनाने के बाद उसे खूब ताना मारेंगे। उसने जल्दी जल्दी कदम बढ़ाए और चाय का पानी उतार लिया। उसने सारा नाश्ता ट्रॉली पर रखा और बावर्ची खाने से निकली। और जैसे ही वो नाश्ता ले करके उस कमरे में पहुंची जहाँ सभी कमरे में मौजूद थे, वो आंखें चुराते हुए खड़ी हो गई और अपने आप को ताने सुनने के लिए तैयार कर लिया। उसे देखकर सब खामोश थे, जैसे कोई बात हो गई हो। उसे कांपते हाथों के साथ उसने नाश्ता सर्व किया। वो ये देखकर हैरान थी कि उसे किसी ने कुछ नहीं कहा और सब नाश्ते में मशगूल हो गए। मुकद्दस हैरान हुई कि आज बात क्या है। आज मुझे नाश्ता भी तैयार मिला और किसी ने मुझे कुछ कहा भी नहीं। उसने उन सभी के चेहरे की तरफ देखा तो सोचने लगी कि क्या ये सब पागल हो गए हैं? यदि ये पागल नहीं है तो नाश्ते के बारे में क्यों नहीं पूछा, और आज इन्होंने मुझे बुरा भला क्यों नहीं कहा? मुकद्दस किसी के चेहरे पर ऐसे आसार न देखकर ठगी सी खड़ी रह गई। तभी खाला ने शोर मचा दिया, अरे कमबख्त, तुझे मौत आ जाए, फिर से चीनी कम डाली है। मैंने कहा था कि मेरी चाय में थोड़ा सा नमक मिला दिया करो, पर मेरी इस घर में सुनता कौन है? ऐसा कहकर वो गुस्से में मेज पर रखी नमकदानी उठाने लगी कि पता नहीं कैसे कुर्सी पीछे खिसक गई और खाला जान गिरने लगी। गिरते गिरते बचने के लिए उन्होंने मेज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन गलती से चाय की प्याली उनके हाथ में आ गई और नतीजा ये हुआ कि चाय की प्याली उनके हाथ पर गिर चुकी थी और उनकी चीखों ने आसमान सिर पर उठा लिया था, क्योंकि खौलती हुई चाय उनके सीने और चेहरे पर उछल गई थी। पता नहीं कैसे अचानक कुर्सी पीछे खिसक गई। खाला ने मेज को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन चाय की प्याली उनके हाथ में आने से वो काफ़ी जल गई और अब एकदम गर्म और खौलती हुई चाय उनके सीने और चेहरे पर उछल चुकी थी। गर्म चाय उनके सीने और चेहरे पर जैसे ही उछली, वो कबूतर की तरह फड़फड़ाने लगी। सब लोग उनकी तरफ दौड़ते हुए आए और सब लोग मुकद्दस को डांटने की बजाय खाला जान को अस्पताल ले जाने के लिए निकल गए। वैसे इसमें मुकद्दस का कोई कसूर नहीं था,
क्योंकि खाला जान ने खुद ही नमकदानी उठाने की कोशिश की थी और उसी चक्कर में उनके ऊपर यह खौलती हुई चाय गिर गई थी। अब मुकद्दस को खाला के ऊपर हंसी आ रही थी। उसने सोचा, गुस्से का अंजाम तो बुरा ही होता है। वो ये सब दिल में सोच ही रही थी कि उसी वक्त उसके कान में मक्खी जैसे भिनभिनाहट सुनाई दी और फिर अचानक उसके कान में आवाज़ आई, आपको सताने वालों को आपके गुलाम माफ़ नहीं करेंगे। जो भी आपके साथ बुरा सलूक करेगा, हम उसका बुरा हश्र करेंगे। मुकद्दस फिर खौफज़दा होकर उछल पड़ी। वो समझ गई कि ये बात उसके दिमाग का वहम नहीं थी, ये हकीकत थी। कोई उसके कान के पास ये बात बोल रहा था, क्योंकि ये बिल्कुल वही आवाज़ थी जो उसने पिछली रात सुनी थी। उसने घबराए हुए अंदाज में चारों तरफ देखा। मुकद्दस सीधी और मासूम ज़रूर दिखती थी, पर जो हालात उसके साथ गुजर रहे थे उसे नज़रअंदाज नहीं कर सकती थी। वो तमाम वाक़यात एक ही सिलसिले की कड़ी मालूम होते थे। इसका मतलब था कि कोई अनजान शक्ति उसकी मदद कर रही थी। लेकिन ये अनोखी बात और कुछ ज़्यादा ही अजीब थी। आखिर उसके गुलाम कौन थे और किसकी नज़रें इनायत उस पर हो चुकी थी। बरगद के पेड़ के नीचे सुनाई देने वाले शुक्रिया के अल्फाज भी अजीब थे, और रात को मिलने वाला शरबत का ग्लास और सुबह नाश्ते की तैयारी। वो ये सब कुछ सोच ही रही थी कि अचानक उसकी चाची आ गई और ताने मारकर कहने लगी, अब यहाँ पर खड़ी होकर क्या बना रही है? खुशी से नाचो गाओ ऐश करो। तुम्हारी तो दिली मुराद पूरी हो गई ना। तुम तो चाहती यही थी कि खाला जल जाए, तो शायद हम सबको जलील करके ही दम लेगी। अभी चाची का जुमला पूरा भी नहीं हुआ था कि वो बुरी तरह चीखी और लगातार चीखती रही, और वो मुकद्दस से कहने लगी, अरे कमबख्त, देख तो मेरी कमीज़ में क्या घुस गया है। किस कदर तकलीफ़ हो रही है मुझे। तुम क्यों खामोश खड़ी हो? मुकद्दस ने उनकी कमीज़ को बड़ी मुश्किल से उठाया तो छिपकली उसके अंदर से निकलकर फर्श पर दौड़ने लगी। चाची जान की चीखें भी खाला से कम नहीं थी। वो छिपकली से बहुत डरती थी। छिपकली का साया भी उनके लिए बहुत खतरनाक हुआ करता था। अभी खाला की तीमारदारी हो ही रही थी कि ऐसे में चाची जान की चीख फिर से सुनाई देने लगी। घड़ी भर आराम नहीं आ रहा था। चाचा चाची की आवाज़ सुनकर घबरा गए और उन्होंने आकर पूछा, अरे क्या हो गया? चाची जान घबराती आवाज़ में बोली, बच गई, आज तो मैं बच गई। मेरे ऊपर छिपकली चल रही थी। खुदा इस बच्ची को खुश रखे। इसने अपनी जान जोखिम में डालकर छिपकली बाहर निकाल दी, वरना न जाने मेरा क्या हश्र होता। मुकद्दस के इस कारनामे से उसकी चची का मिजाज बदल चुका था। वो मुकद्दस को ताने मारना बंद कर चुकी थी। उनकी ये नज़दीकी बहुत बड़ी बात थी। चाचा ने ये बात सुनकर बड़े सुकून की सांस ली कि कोई हादसा पेश नहीं आया। उन्होंने चाची को संभाला और उस कमरे में ले गए जहाँ पर खाला जान मौजूद थी। मुकद्दस की तरफ अभी तक किसी ने तवज्जो नहीं दी थी, लेकिन मुकद्दस के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कुराहट आ गई थी। उसने सोचा, अगर छिपकली वाला वाक़या इत्तेफाक नहीं है, उसके गुलाम बेहद दिलचस्प थे। न जाने क्यों उसे यह यकीन होने लगा था कि वो छिपकली वाला वाक़या भी इत्तेफाक नहीं है, क्योंकि उसके गुलाम उसे बता चुके थे कि उसे तकलीफ़ पहुंचाने वालों को वे भी परेशान करेंगे। वो छिपकली उनकी तरफ से ही थी, क्योंकि चची जान उसे ताने मार रही थी। ये सब बहुत अजीब था कि बहरहाल उसने नाश्ते की टेबल की तरफ देखा, जहाँ खाला जान की इस हरकत ने नाश्ते की टेबल को पूरा ख़राब कर दिया था। वो सोचने लगी, अब न जाने घर के लोग नाश्ता करेंगे भी या नहीं। तो क्या लगता है आप सभी को, ये ग़ुलाम कौन थे और ऐसा कौन था जिसकी नज़र मुकद्दस पे पड़ गई थी और वो उसके लिए इतनी केयर कर रहा था? ये जानेंगे हम इस कहानी के अगले भाग में। यहाँ तक ये कहानी आपको कैसी लगी, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। मिलती हूँ इस कहानी के अगले और आखिरी भाग में। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।